नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे विज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद है उन भारी भरकम फैक्ट्स को लेना और उन्हें एक ऐसी शानदार जर्नी में बदल देना जो हमें बताए कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे के विज्ञान पर शायद ही कभी गहराई से ध्यान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला, मैक्रो फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा, हमारी अपनी इंद्रियां यानी सेंसेस। तीसरा, दुनिया को चलाने वाली अदृश्य शक्तियां। और लास्ट में हमारा आज का डिजिटल युग। तो आइए बिना किसी देरी के अपने पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, मैक्रो भौतिक दुनिया। यहाँ हम रोजमर्रा के मैकेनिक्स और उन बेसिक तरीकों की बात करेंगे जिनसे हम और आप अपनी इस फिजिकल दुनिया को मापते हैं। दुनिया को सही सही मापना कितना जरूरी है, राइट? जरा इन टूल्स को देखिए। फोर्स को नापना है तो न्यूटन का इस्तेमाल होता है। समंदर की गहराई में कुछ खोजना है तो सोनार काम आता है। भयंकर गर्मी और हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर है। गाड़ियां कितनी दूर चली ये हमें ओडोमीटर बताता है। और हाँ, भूकंप जैसी विनाशकारी चीज की ताकत को हम रिक्टर स्केल पर नापते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारी दुनिया को समझने के लिए सच में कमाल के औजार हैं। अब ग्रेविटी और मैटर से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन लेकिन सच में बड़ा रहस्यमय सवाल। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है कि हजारों टन वजनी लोहे का एक विशाल जहाज पानी पर आराम से कैसे तैरता रहता है, जबकि उसी लोहे से बनी एक बहुत ही हल्की और छोटी सी सुई पानी में डालते ही तुरंत डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा वैज्ञानिक जवाब छुपा है आर्किमिडीज के सिद्धांत में। देखिए, सारा खेल वजन का नहीं बल्कि शेप और डेंसिटी का है। जहाज की बनावट ऐसी होती है कि वो अपने वजन से ज्यादा पानी हटा देता है, इसलिए उसका रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व हटाए गए पानी के घनत्व से कम हो जाता है और वो मजे से तैरता रहता है। वहीं सुई ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो सीधे डूब जाती है। चलिए अब जरा किचन की तरफ चलते हैं। हम सबके घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता ही है, पर क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि खुले बर्तन के बजाय सीलबंद कुकर में खाना इतनी जल्दी क्यों पक जाता है? इसके पीछे का विज्ञान एकदम सीधा है। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में जो कनेक्शन है। कुकर पूरी तरह सील होता है, जिससे उसके अंदर का प्रेशर यानी दबाव काफी बढ़ जाता है। और जैसे ही दबाव बढ़ता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय और भी ज्यादा ऊंचे टेम्परेचर पर उबलने लगता है। ज्यादा हीट का सीधा सा मतलब है कि खाना बहुत तेजी से पकेगा। इस तरह हम टाइम और एनर्जी दोनों की भारी बचत कर लेते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये कोई ऐसी वैसी स्पीड नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज को धरती के भयंकर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से हमेशा के लिए आजाद होकर अंतरिक्ष में जाना है तो उसे कम से कम इस स्पीड से उड़ना होगा। इससे जरा भी कम स्पीड हुई तो वो चीज वापस धरती पर ही आ गिरेगी। चलिए अब अपने दूसरे चैप्टर की ओर मुड़ते हैं, हमारी इंद्रियां। इसमें हम देखेंगे कि हम इंसान देखने, सुनने और गर्माहट जैसी चीजों को आखिर महसूस कैसे करते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम अपनी आंखों की कमियों को लाइट और लेंस के जरिए कैसे फिक्स करते हैं। अगर पास की चीजें एकदम साफ दिखती हैं पर दूर की नहीं, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, तो हम अवतल या कॉन्केव लेंस लगाते हैं। और अगर इसका ठीक उल्टा है, यानी दूर का साफ और पास का धुंधला, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो वहां उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस हमारे काम आता है। अब लाइट का एक बहुत ही शानदार फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी अमेजिंग प्रिंसिपल की वजह से आज हमारे ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सुपर फास्ट संचार संभव हो पाता है। गर्म रेगिस्तान में जो पानी होने का धोखा या मृग मरीचिका दिखती है, वो भी इसी का कमाल है। और हाँ, एक अच्छी तरह से तराशे गए हीरे में जो असाधारण चमक होती है ना, वो भी पूरी तरह से इसी सिद्धांत की वजह से होती है। और जब लाइट की बात हो ही रही है तो उसकी स्पीड को कैसे भूल सकते हैं। निर्वात यानी वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब इतनी तेज कि सूरज की रोशनी को करोड़ों किलोमीटर का अकल्पनीय सफर तय करके हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में बस 8.5 मिनट का समय लगता है। लिटरली माइंड ब्लोइंग।
अच्छा, अब जरा हीट यानी ऊष्मा को समझते हैं। अगर उबलते पानी या भाप से जलने का खतरा हो तो दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन भाप से जलना हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि भाप में छिपी होती है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। पानी को भाप बनने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है वो उसी में स्टोर हो जाती है। इसलिए वो त्वचा के संपर्क में आने पर ज्यादा गंभीर नुकसान पहुंचाती है। देखने और महसूस करने के बाद अब बात सुनने की। हमारी सुनने की क्षमता भी भौतिक नियमों से बंधी है। साउंड इंटेंसिटी को हम डेसिबल में नापते हैं। हमारी नॉर्मल बातचीत 30 से 45 डेसिबल के बीच होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक शहर के लिए 45 डेसिबल तक का शोर सेफ है। इंसानों के लिए स्टैंडर्ड लिमिट 60 डेसिबल है, लेकिन कारखानों या भारी मशीनों का 85 डेसिबल वाला शोर हमारे कानों के लिए सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से में आ गए हैं, अदृश्य शक्ति। यहाँ हम उन ताकतों की बात करेंगे जिन्हें हम सीधे तौर पर देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारी पूरी मॉडर्न सभ्यता को चला रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ हम दो बहुत ही पावरफुल लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट न्यूक्लियर रिएक्शंस देख सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन, जिसमें एक भारी एटम टूटता है। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और परमाणु बम इसी पर काम करते हैं। इसके बिल्कुल उलट है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी संलयन, जहां हल्के एटम्स आपस में जुड़ते हैं। संलयन से कहीं अधिक ऊर्जा निकलती है। हमारा सूरज और हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत से अपनी वो अपार ऊर्जा पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की बिजली को सुरक्षित रूप से कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ खास मटेरियल्स चाहिए होते हैं। जैसे बिजली के बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्मी सह सकता है। हमारे मॉडर्न कंप्यूटर और फोन सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर्स के बिना तो चल ही नहीं सकते। और घरों को शॉर्ट सर्किट की आग से बचाने वाले सेफ्टी फ्यूज ऐसे अलॉयज से बनते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ताकि खतरा होने पर वो तुरंत पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर दें। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, डिजिटल युग। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे इन सभी फिजिकल प्रिंसिपल्स ने मिलकर आज के कंप्यूटिंग वर्ल्ड और हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। कंप्यूटिंग का इतिहास बहुत तेजी से विकसित हुआ है। 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर के जनक के रूप में जो शुरुआत की थी, उसे 20वीं सदी के बीच में एलन ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का रूप दिया। और फिर एक बहुत ही प्राउड मोमेंट तब आया जब 20वीं सदी के आखिर में भारत ने अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम सफलतापूर्वक बनाकर दुनिया को अपनी असली क्षमता दिखा दी। अब जरा सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड के बारे में सोचकर देखिए। चीन के सनवे ताइहू लाइट सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 93 पेटाफ्लॉप्स। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये मशीन एक ही सेकंड में खरबों खरब कैलकुलेशंस कर सकती है। ये इंसान की शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन विज्ञान यहीं रुकने वाला नहीं है। अगर हम इतनी स्पीड अचीव कर चुके हैं तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिए अल्टीमेट फ्रंटियर यानी अंतिम सीमा क्या होने वाली है? फ्यूचर में हम और क्या-क्या देखने वाले हैं? क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसका जवाब है क्वांटम कंप्यूटिंग। थ्योरी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे तेज मशीनें होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान के दिमाग के न्यूरल फंक्शंस यानी काम करने के जटिल तरीके की हूबहू नकल करने में सक्षम होंगी। ये सच में एक पूरी तरह से नई क्रांति होने वाली है। तो इस पूरी जर्नी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर फिजिक्स की मदद से हम पानी पर तैरते विशाल जहाज़ों के सिंपल लॉजिक से लेकर क्वांटम वर्ल्ड के गहरे रहस्यों तक सब कुछ डिकोड कर सकते हैं, तो जरा सोचिए इस ब्रह्मांड की वो अगली कौन सी अदृश्य शक्ति होगी जिस पर इंसानियत भविष्य में अपनी महारत हासिल करेगी। इसी विचार के साथ हम विज्ञान का ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।